साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज अपना टॉपिक रहने वाला मौर्य साम्राज्य और मौर्येतर काल। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि अपने जो रेलवे के प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपरों की सीरीज चल रही है उसमें ये क्लास नंबर 5 रहने वाली। क्लास नंबर 5 है और हम इसमें आज चैप्टर नंबर 8 और 9 दो चैप्टर करने वाले हैं। और इसमें आपके जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्यन एम्पायर है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उनके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए तो वो आपके क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट सहित क्लियर होने चाहिए। तो हम इसमें पूरा डिटेल से पढ़ते हैं और लगातार बने रहना मेरे साथ। मैं आपके साथ में 15,000 प्लस क्वेश्चन साझा करूंगा जो रेलवे में पूछे गए हैं। अब 15,000 क्वेश्चनों में डिटेल बने तो लगभग आपके 25,000 सवाल आराम से बन जाएंगे। और 1 घंटे की क्लास होती है, इसमें हम काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हम डेली के लगभग 2 टॉपिक लेते हैं। तो आपको पूरी क्लास एज में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है 158 से स्टार्ट होता है। 157 सवाल हमने कर लिए थे अच्छे से डिटेल से। आज हमारा मौर्य साम्राज्य वो 158 से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमें 15,000 क्वेश्चन करने हैं। चलिएगा, आप चाहे रेलवे के कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एसएससी के कर रहे हो तो उन सब के लिए क्लास बेनिफिशियल रहने वाली है। और आपके ये सारे क्वेश्चन है वो रेलवे के हैं। चलिएगा, यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी फिलहाल तो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से पहले कौन थी? तो ये थी राजगृह। कौन था? राजगृह। राजगृह है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, ये आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन था। अब इसकी जो डिटेल है वो आपको पूरी एकदम ध्यान से देखनी है। राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। किससे पहले? राजगृह है वो अजातशत्रु के शासनकाल में। एक मौर्य साम्राज्य में एक शासक हुआ था जिसका नाम था अजातशत्रु। इनके जो शासनकाल है यहाँ पे इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी आपके राजगृह थी। उदयनी ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो जो मगध की राजधानी है वो राजगृह से पाटलिपुत्र किसने बनाई? ये बनाई थी एक उदयनी नाम का शासक हुआ था इसने। राजगृह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। ये महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है। तो अगर आपसे सवाल पूछ लें कि निम्न में से कौन सा, या फिर सवाल ऐसे पूछ लें कि जो मगध है या राजगृह है वो आपके किसका साधना स्थल रहा है? तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का, जिनके कारण ये दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। चलिएगा, राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर आपसे सवाल थोड़ा सा डीपली पूछना चाहे तो पूछ लेगा राजगृह किन पहाड़ियों के मध्य है। तो विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सवर्णगिरी और वैभवगिरी, ये आपके 5 पहाड़ी हैं। तो आपको ये याद होनी चाहिए। चलिएगा, आप चाहे क्लास को 2 की स्पीड से लो फिर भी आप क्लास एज को जरूर करना। अगला सवाल है आपके सामने, लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके चंपारण। कहाँ पे हो जाएगा? चंपारण। चंपारण। लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? बिहार में जो पश्चिमी चंपारण है यहाँ पे जो बूढ़ी गंडक नदी बहती है इनके किनारे स्थित है। चलिएगा, ये मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित किया। किसने किया? ये किया था अशोक सम्राट ने। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने 160। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287
268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए। ये डेट 87 भी मिल सकती है, 68 भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये था आपके अशोक। कौन था? अशोक। ये भी आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन है, चलेगा। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए। अशोक के 14 शिलालेख का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। यानी कि जो अशोक के शिलालेख है वो क्या है? 14 भिन्न भिन्न लेखों का समूह है। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धर्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई। नेक्स्ट, सम्राट अशोक। देखो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जिसमें मैं ज़्यादा जोर देता हूँ ना, वो क्वेश्चन आपको याद करना ही है, उसके रिपीट होने के ज़्यादा चांस है। और मैं मान लो कोई ऐसे ही पढ़ के निकल जाता हूँ तो आपको उसको 2 बार पढ़ना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जिस पे मैं अंडरलाइन करूँ वो तो आपके लिए खासकर इम्पोर्टेंट बन जाता है। सम्राट अशोक का पिता में कौन था? तो अशोक के पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिएगा, सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। यह आपके लिए पूरा सवाल इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वे बिंदुसार का पुत्र था। तो अशोक के पिताजी कौन थे? बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक। इसे देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता है। जो अशोक है, सम्राट अशोक है, इनको देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी इन नामों से भी जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में अपने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजय हुई। ये कलिंग का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है 261 ईसा पूर्व। इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उससे युद्ध का त्याग कर दिया। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि किस युद्ध के बाद जो सम्राट अशोक है उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो ये था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद में जो आपके सम्राट अशोक हुए उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। तो बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य किसने किया? सम्राट अशोक ने। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री, पुत्र का नाम तो था मेंदर और पुत्री का नाम था संघमित्रा, इनको कहाँ भेजा? श्रीलंका। जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे मेंदर और संघमित्रा, इनको बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कहाँ भेजा अशोक ने? श्रीलंका भेजा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपके गिरनार। कौन सा? गिरनार। ऑप्शन नंबर सी। गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियां हैं। गिरनार की पहाड़ियां से पश्चिम और पूर्व दिशा में बादस, रोजा, शत्रुंजी और गेलो नदियां बहती हैं। तो ये नदियां कहाँ पे बहती है? आपके जो गिरनार की पहाड़ियां हैं इसके पश्चिम और पूर्व में। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का 14 शिलालेख अंकित है। इंपोर्टेंट लगा के रख लेना कि अशोक का 14 शिलालेख कहाँ पे? तो ये है आपके गिरनार पहाड़ी पर। कहाँ पे? गिरनार पहाड़ी पर। गिरनार पहाड़ी कहाँ है? ये गुजरात में जूनागढ़ के निकट है। गुजरात में जूनागढ़ के निकट। चलिएगा, नेक्स्ट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी कि ये जो अभिलेख लिखवाता था ना, ये क्या करता था?
इसके द्वारा अभिलेखों के द्वारा जनता को जानकारी पहुंचाता था या संदेश पहुंचाता था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लगभग 260 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? तो ये था आपके अशोक। चलिएगा, लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया, जो वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। एक बार आप खुद इसको पढ़ो पैराग्राफ को। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख कौन सी भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तो ये थे आपके जो अशोक के ज़्यादातर शिलालेख थे, ये प्राकृत भाषा में थे। कौन सी में? प्राकृत में। चलिएगा, अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि, ख्रोष्टी और आर्मेयिक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए, किंतु जो ज़्यादातर आपके अभिलेख है वो प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मण और ब्राह्मी और प्राकृत। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ प्राकृत ही मिला है, अगर ब्राह्मी मिलता तो वो भी हो जाता, लेकिन हमें क्या मिला? प्राकृत मिला, तो ये सही हो जाएगा। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया। भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों की लिपि ब्राह्मणी लिपि थी। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियां ख्रोष्टी, आईमेइक तथा यूनानी है। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने के केंद्र माना जाता था? तो ये माना जाता था, आपके नाम से ही पता लग जाएगा, स्वर्णगिरी। ये सोने की खान का केंद्र माना जाता था। कौन से प्रांत में? जो कर्नाटक है यहाँ पे। मौर्य शासन के दौरान स्वर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तथा यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। दक्षिणी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? आपके कर्नाटक की स्वर्णगिरी। चलिएगा, नेक्स्ट है, मौर्य, यहाँ पे देखो, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो किससे भेजा? सेल्यूकस निकेटर नामक। ये जो सेल्यूकस निकेटर था, ये कहाँ का था? चीन का था, फारसी था, या अरबी था, या यूनानी था? स्टेज 2 का सवाल है और ये मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ, आप बताओ। चलिएगा, अगर बता दिया हो तो मैं निकालूँ आगे। चलिएगा, ये क्या था? यूनानी था। क्या था? यूनानी। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। किसका? सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वे सीरिया का शासक बना। कहाँ पर? सीरिया का। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को उसने पुनः अधिकार में लेने के उद्देश्य से अपने 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस निकेटर से 4 प्रांत प्राप्त हुए। 4 प्रांत: अराकोसिया, कांधार और पेरोनसडाई, काबुल, एरिया, हेरात और जेड्रोसिया, मकरान तट, ये मिले थे। चंद्रगुप्त को, सेल्यूकस को
चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए थे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को क्या दिए? 500 हाथी। इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक? इंडिका। चलिएगा। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना है। तो ये किससे बना है? ये बना है बलुआ पत्थर से। किससे बना है? बलुआ पत्थर से निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख धर्म चक्कर परिवर्तन की घटना का स्मारक है। अभी मैंने आपको बौद्ध धर्म बताया था, उसमें धर्म चक्कर परिवर्तन किया था, महाविनिष्क्रमण किया था। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताओगे। जिसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हुई थी। ये चुनार के बलुआ पत्थरों से के लगभग 45 फीट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। तो किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर से। धरती में गड़े वे आधार को छोड़कर इनका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रम से पतला होता जाता है। यानी कि ये इस प्रकार बना है, ऐसे ऐसे। ये देखो, यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यानी कि पतला होता जाता है ऊपर से। चलिएगा। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो ये किया था आपके सिंधु नदी को। किसको? सिंधु नदी को। सिकंदर ने कौन सी नदी को? देखो, सी से सिकंदर, सी से सिंधु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर। चलिएगा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वे तक्षशिला की ओर बढ़ा। उसके बाद उन्होंने झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। तो इन्होंने ये झेलम और चिनाब नदियों के बीच में जब ये पंजाब के पास गया तो इनको राजा पोरस से क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ ले कि झेलम या वितिस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो एक तो सिकंदर के और एक के पंजाब का जो राजा था पोरस, इनके बीच लड़ा गया था। और कहाँ पे लड़ा गया था? झेलम और चिनाब नदियों के बीच। चलिएगा। नेक्स्ट है, एमपी में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो देखो, रेलवे इस प्रकार के भी सवाल पूछती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप है वो एमपी में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक बौद्ध स्मारक है। चलिएगा। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। तो भीमबेटका भी कहाँ पे? रायसेन जिले में। कहाँ पे? रायसेन जिले में। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये आपके लिए पूरा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सांची स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? तो ये किया था आपके 1989 में। क्लियर। और भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? रायसेन जिले में। एक ये याद रखना। क्लियर। और रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है सांची। ये आप याद रखना। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको पता है कि अशोक ने करवाया। किसने करवाया? अशोक ने करवाया। क्लियर। चलिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः
किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? तो ये करवाया गया था आपके मौर्य। किसने? मौर्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया। धमेक स्तूप यूपी के सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। धमेक स्तूप की नींव अशोक ने 249 ईसा पूर्व में रखी थी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ। ये स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ। कब हुआ? गुप्त काल में। नेक्स्ट, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपके सारनाथ में। अभी बताया था। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ पे। चलिएगा, ये 2016 में आ रखा था और 16 के बाद में वापस कब आया? 2021 में। तृतीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? बताओ। अशोक। क्या बताया था? अशोक। कैसे याद किया था? ए का एक। तो यहाँ क्या था? अशोक। क्या था? अशोक। अगर ये आपने ट्रिक नहीं देखी तो बौद्ध धर्म जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें जाके देखना, आपको मिल जाएगी। चलिएगा, नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना था। इसने धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया तथा तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा। ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगीति 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के जो उपदेश थे इनको 2 पिटकों में संकलित कर दिया। एक तो विनय पिटक और एक सुत्त पिटक। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखना, यहाँ पे गलत वाला पूछा है तो आपको गलत वाला बताना है। चलिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए, यहाँ देखिए इनकी डिटेल। तो एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये कथन गलत है और बाकी के सारे कथन क्या है? सही दे रखे। चलिएगा, जो सही दे रखे आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। ये भी आपके यहाँ पे राइट है। चलिएगा, अगला ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसको एक बार देखना। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। एकदम क्लियर बात है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। ये भी एक राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है वो राइट हो जाएगा क्योंकि गलत का पूछा है। चलिएगा, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यूनानी राजदूत मेगनस्तीज, जिनकी पुस्तक है इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला कौन था? मेगनस्तीज, और ये एक यूनानी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्मावली था तथा उसने जैन क्रिया संलेखन विधि द्वारा कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में अपने प्रयाण त्यागे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जबकि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था। चलिएगा,
नेक्स्ट, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, कि वे किसके पोते थे? तो ये आपको पता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बिंबिसार के बेटे थे। क्लियर। नेक्स्ट, कलिंग का प्रख्यात युद्ध, एक मिनट, युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजाओं के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र थे। किसके थे? बिंदुसार के थे पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। देखो, पुत्र तो बिंदुसार के, पोते चंद्रगुप्त मौर्य के। इस युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में। तो जो कलिंग युद्ध है इसका उल्लेख कहाँ पे? ये है 13वें शिलालेख में। और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में ये युद्ध लड़ा गया था। कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था उत्तरापथ। क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। चलिए, इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता है। ये मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान को पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता है। तो गंगा के मैदान के पार कहाँ जाता है? पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता है। 8 चरणों में निर्मित ये राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता था। क्लियर। चलिएगा, मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज़्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया। सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ना। शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क आजम, जो शेरशाह था, शेरशाह सूरी, इनके देहांत के बाद इस सड़क का नाम क्या? सड़क आजम उनके नाम पर समर्पित कर दिया गया। इसके बाद मुगल शासकों ने इसे पश्चिम में खैबर दरे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। चलिएगा, अंग्रेजों के काल में, अगर अंग्रेजों के काल की बात करें तो 17वीं सदी में इस मार्ग को ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने रखा? ये रखा था अंग्रेजों ने 17वीं सदी में। चलिए, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के क्या बन गए? अनुयायी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। चलिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आपके विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो भारत में। ये पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। वापस पढ़ो, ये पूरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम, तो ये हो जाएगा विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, जिनका अन्य नाम क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का? चाणक्य व कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया था आपके राजगीर को हटाकर। कहाँ पे? राजगीर। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध का शासक बना। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। ये जैन धर्मावली शासक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी? तो ये लिखी थी इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वे सेल्यूकट निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकट निकेटर का। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। जो हर्षचरित है इनके लेखक बाण भट्ट है, और जो मालविका का अग्निमित्रम है इनके पुस्तक कालिदास। ये दोनों पुस्तकें भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इन दोनों बुक्स को वेरी इंपॉर्टेंट लगा के कहीं पे भी नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्लियर कर देता हूँ। इसका पूरे का आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए आपके ब्राह्मणी लिपि में। किसमें? ब्राह्मणी लिपि में। चलिए, अशोक के प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हुए चुके। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल हुई। ये भी कई बार पूछा गया कि जो अशोक के शिलालेख है इसको सबसे पहले किसने पढ़ा? 1837 में पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप द्वारा। साहेबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख, खरोष्टी लिपि एवं तक्षशिला एवं लगमान के अभिलेख आरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है। चलिएगा, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया था? तो ये किया था कौटिल्य। किसने? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य बोलो या विष्णुगुप्त बोलो या कौटिल्य बोलो, ये सारे एक ही नाम है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। कौन? चाणक्य। इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र है। राजनीति, अर्थनीति आदि का मान ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसके बारे में? राजनीति और अर्थनीति के बारे में, और ज़्यादातर आपको राजनीति ऑप्शन में मिलेगा। इसी पुस्तक में कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया। इंडिका मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। इसका संबंध भी मौर्य काल से है। चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो। चलिए, अगला सवाल है ग्रुप डी का। देखो कितना बड़ा सवाल है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र मेंदर और उनकी पुत्री संघमित्रा थी। देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो गया। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो अशोक है इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, उनके नाम बताओ। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा।
ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सके। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए मेंदर एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का नाम देवानाम पीरी। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व रहा। देवानामपीरी से किसे जाना जाता है? अशोक सम्राट को, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो ये भी कौन थे आपके? अशोक। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया है। अशोक ने धर्म विजय या धर्मी कथा द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खाली जगह पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो कलिंग कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपके ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। कलिंग वर्तमान में ओडिशा में पड़ता है। कलिंग युद्ध में अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्या त्याग दी? हिंसा। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दी तथा धर्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंग को ओडिशा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। कौन सा? कलिंग युद्ध। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था? तो मैंने अभी आपको बताया 261 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे अशोक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वैसे तो पूरा मौर्य साम्राज्य भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अशोक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको छोड़नी नहीं है। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। ये युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। ये कलिंग का जो युद्ध का जो वर्णन है और जो इनके हृदय के परिवर्तन है, ये 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में? 13वें। चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन है 189। यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो, ये रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया 13वें में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। चंद्रगुप्त का पुत्र जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो ये कौन था? ये था आपके बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। देखो ये बिंदुसार कौन था? ये अशोक के पिताजी थे। अशोक के पिताजी। चलिएगा, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। यह भी इम्पोर्टेंट है। वायु पुराण में इसे भद्रासर या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। तो अमित्रघात किसकी उपाधि है? इंपॉर्टेंट लगा के रखना। यह है आपके बिंदुसार की।
इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेक्स आया। तो डाइमेक्स बिंदुसार के समय आया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इन्हें 16 राज्यों का विजेता बताया है। क्लियर? चलिएगा। सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित है, बिंदुसार का। किसका? बिंदुसार का। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ, जो 269 ईसा मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो अवंती का राज्यपाल कौन था उस टाइम? अशोक। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये थे बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार के। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। कौन? सुसीम मौर्य। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे 14 अभिलेख, 14 शिलालेख। कितने करवाए? 14 शिलालेख उत्तीर्ण करवाए। अशोकमान से संबंधित है। तो अशोकमान मौर्य वंश से संबंधित है। मान सम्राट अशोक, देखो सेम सवाल वही है, घूम के आ रहा मौर्य वंश। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये थी आपके पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की। कब की? 323 ईसा पूर्व में। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौन से प्रशासन? मौर्य के। जो मौर्य काल की जो राजनीति है वगैरह है, इनकी जानकारी कौन देता है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये देता है। कौटिल्य या इन्हीं का नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। इस राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो ये था आपके विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे पहले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक थे। उनका संबंध यूनान से था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था आपके रज्जुक। क्या बोला जाता था? रज्जुक। यह आरआरबी जेई का सवाल है। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रज्जुक। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका?
चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ सेकंड मत कर देना। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, विशाखदत्त ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाखदत्त। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। वृषल और कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो ये किया था आपके शुंग वंश ने। किसने? शुंग वंश ने। मौर्य वंश के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व यानी कि 112 वर्षों तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। यानी शुंग, इसके बाद में कौन आता है? शुंग वंश आता है, और इनका प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो ये होता है आपके ब्रह्मदत्त। कौन था अंतिम शासक? ब्रह्मदत्त। जो मौर्येतर काल है इसके 5 से 7 ही सवाल है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 5-7 सवाल, ये ज़्यादा नहीं है, और ये भी अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिएगा, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे सातवाहन वंश ने। सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शिष्य के सिक्के जारी किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा तथा कॉपर 14 आदि के सिक्के चलाए। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक ने। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। तो चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये गलत है, ये गलत है। बाकी के देख लो। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, सही बात है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, ये भी सही बात है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, क्लियर। जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। जीवक थे, कौन थे? जीवक। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? चरक। तो नाम एक से ही मिलते जुलते हैं, तो ये गलत हो जाता है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के थे, राजवेद थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन से है? पाली भाषा में लिखे गए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये सभी कथन क्या? सत्य है। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो यह है कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईसा में अपने राज्यारोहण किया था। इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, तथा जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईसा को शुंग को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कनिष्क ये था आपके कुषाण वंश का। केप और कनिष्क, केप और कुषाण। शक युग का आरंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है आपके, एक मिनट, ये माना जाता है आपके
सन 78 ईस्वी में। कब माना जाता है? 78 ईस्वी, पूरे में लगा देना 78 ईस्वी में। शक 78, देखो शक याद कैसे रखोगे? शक आ रहा है, और यहाँ पे ये क्या होता है? 78 को 70 प्लस 8 लिख दो, तो 17 में क्या आता है? ऐसे नहीं लिखते 70, तो सेफ और शक, सेफ और 70 78। चलिएगा, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे? जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक, तो कुषाण में तीसरा शासक कौन था? कनिष्क। चलिएगा, कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैंडबिसस था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्यिक कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। चलिएगा, इसके बहुत ही कम क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बचे आपके। ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाण ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो ये किया था आपके पहली शताब्दी की शुरुआत में। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ में कुषाण वंश ने भारत की उत्तरी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैंडबिसिस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ। देखो, इसके बहुत ही कम क्वेश्चन है, तो आप क्लास में अंत तक बने रहना, 2-3 क्वेश्चन और है। ओडिशा के उदयगिरी में हाथीगुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा किसने लिखा था? तो ये लिखा था ऑप्शन नंबर ए, खारवे। ओडिशा में उदयगिरी नामक पहाड़ियों की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो हाथी गुम्फा शिलालेख से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लें कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पे मिला, तो उदयगिरी नामक पहाड़ी से ओडिशा में मिला। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। तो तिथि रहित अभिलेख इसे कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया। किसने खुदवाया था? जो खारवेल थे, कलिंग के राजा, इन्होंने। ये लेख प्राकृत भाषा में और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। चलिएगा, तो ये हो गए आपके 2 चैप्टर। तो अभी तक हमने टोटल 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको ओवरव्यू देना चाहूँ, तो हमने अभी तक 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं, और हम डेली के एवरेज 2 चैप्टर करते हैं। कोई बड़ा है तो वो एक ही होता है, और बाकी हम 2 चैप्टर करते हैं 5वीं क्लास। 5 क्लास है और 9 चैप्टर हो गए, तो लगभग एवरेज 2 क्वेश्चन है, 2 चैप्टर चल रहे हैं। और अब आपको हमारे चैनल पे क्या करना है? सपोर्ट करना है। तो कैसे करोगे? चैनल को जितना हो उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। और जो पढ़ने वाला बच्चा है उनके पास ये वीडियोस भेजो, और उनको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर, तो इनका महत्व समझाओ। ये रियलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मेरे को जानकारी तब मिलती है, मैं आपको ये कैसे दे पाता हूँ, क्योंकि मैंने जो पेपर क्लियर किया है ना, उनमें प्रीवियस ईयर का ही योगदान है। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम ले लो, तो एसएससी जीडी 2 टाइम्स क्लियर, मेडिकल अनफिट, और दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल पूरी, और ये आपके कुछ एग्ज़ाम्स हैं। चलिएगा, तो आपके भी क्लियर होंगे, और वो कहते हैं ना, लेवल निकलेंगे सबके निकलेंगे। कल अपना चैप्टर रहेगा गुप्तोत्तर साम्राज्य। ये आप पढ़ गया ना, और इसमें देखते हैं सवाल कितने हैं। चलिएगा, आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपके काफ़ी सवाल होंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। फिर ये आपके 11वां चोल चालुक्य पल्लव संगम, ये भी बड़ा है,
तो दोनों आपके बड़े हैं, तो देखते हैं इसमें से एक ही टॉपिक होगा शायद, ठीक है। और हो सकता है दोनों ही हो जाए, तो आप एक काम करना, दोनों ही पढ़ के आ जाना। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ये क्लासेज आपके लिए रेगुलर रहेगी और जल्दी आपके लिए स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।